कक्षा 7 के विद्यार्थियों सुप्रभात। अपना चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण, इसमें हम अध्ययन कर रहे थे मानव पाचन तंत्र का। पिछली बार हमने पिछले लेक्चर में आमाशय का चित्र भी बनाया था और आमाशय के कार्य बताए थे। भोजन का पाचन यद्यपि मुख में शुरू हो जाता है, आप जानते ही हो। मुख में लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि से लार स्रावित होती है। लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, लार एमिलेज, और लार एमिलेज स्टार्च को किसमें बदल देता है? शर्करा में। तो पाचन की प्रक्रिया शुरू तो हो गई मुख में, मुख से वो ग्रसनी के द्वारा जाता है आमाशय में। आमाशय में प्रोटीन जो होती है वो पेप्टोज में बदल जाती है। साथ में आपको मैंने बताया था कि आमाशय जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl स्रावित करता है। ये भोजन के साथ आने वाले जो बैक्टीरिया या जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कर देता है। कौन? HCl। साथ में भोजन को क्या बनाता है? अम्लीय बनाता है। यहां से भोजन जाता है किसमें? क्षुद्रांत्र या छोटी आंत में। तो आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं छोटी आंत का। क्षुद्रांत्र या छोटी आंत। पहला मुख पड़ा, दूसरा ग्रसनी, तीसरा आमाशय, और ये चौथा अंग है पाचन तंत्र का, क्षुद्रांत्र या छोटी आंत। नाम इसका छोटी आंत क्यों रखा गया? यद्यपि ये सबसे बड़ी है। जैसा आपने देखा होगा कई बार रोड एक्सीडेंट में कोई कुत्ता वगैरह मर जाता है, किसी ट्रक वगैरह के नीचे आ जाता है, तो एक रस्सी सी पड़ी रहती है, रस्सी सी लिपटी हुई, व्हाइट व्हाइट सा कलर होता है उसके ऊपर से, वो छोटी आंत है। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इसकी लंबाई होती है 7.5 मीटर। 7.5 मीटर। इतनी लंबाई तो आदमी की भी नहीं होती। अब आप कहोगे 7.5 मीटर कैसे आता होगा? तो ये कुंडलित रहती है। कुंडलित मतलब जैसे सांप कुंडली मार लेता है ना, इस तरह से। तो कुंडलित अवस्था में होती है इस तरह से, जैसे ये आमाशय हुआ, और फिर ये यहां से स्टार्ट होकर के इस तरह से रहती है। तो कुंडलित होकर के ये अपना स्थान हमारे पेट के अंदर ग्रहण करती है। 7.5 मीटर लंबाई होती है और सबसे ज्यादा भोजन का पाचन भी इसी में होता है। तो आज हम इसका अध्ययन करने जा रहे हैं, ध्यान से समझेंगे आप। देखिए, छोटी आंत भोजन का पाचन करने के लिए 2 अंगों से सहायता ग्रहण करती है, जिनमें एक होता है लीवर या यकृत और दूसरा होता है अग्नाशय। तो क्या हुआ? आमाशय से भोजन क्षुद्रांत्र में आता है। यहां यकृत व अग्नाशय इसमें सहायक है। अब देखिए कैसे सहायक है। यकृत गहरे लाल रंग की हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लीवर। इसमें एक छोटी सी थैलीनुमा रचना होती है जिसको कहते हैं पित्ताशय। क्या कहते हैं? पित्ताशय। पित्ताशय में बनता है पित्रस, और पित्रस क्या करता है? हमारे भोजन में जो वसा जाती है, जैसे आप घी, तेल, चिकनाई युक्त जो पदार्थ खाते हो, उसका पाचन करती है। कौन? पित्रस। तो पित्रस क्या करेगा? जैसे वसा की बड़ी गोलिका है, इस पे क्रिया करेगा और इसको छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देगा।
और बड़े अणु को छोटे अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। यह आपको स्टार्टिंग बताई दिया था। तो पित्ताशय पित्रस्रावित करता है, जो वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है। तो ये तो भूमिका हो गई किसकी? यकृत की। अब बचा कौन? अग्नाशय। अग्नाशय क्या करता है? अग्नाशय से अग्नाशयी रस स्रावित होता है, अग्नाशयी रस। और ये जो अग्नाशयी रस होता है ये किस किस का पाचन करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है कौन? अग्नाशयी रस। और प्रोटीन तो टूट जाती है किसके अंदर? एमिनो अम्ल में। कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है किसमें? सरलतम अणु ग्लूकोज में। दोबारा देखें, पित्तरस ने तो वसा का पाचन कर दिया, ठीक है। बचा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन को अग्नाशयी रस किसमें चेंज कर देता है? अमीनो अम्ल में। और कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर देता है किसमें? ग्लूकोज में। अब यहां पर आप देख रहे हो तीनों चीजों का पाचन हो चुका है, जो हमारे भोजन के मुख्य अंग है। क्या क्या? प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो इसके बाद क्या होगा? प्रोटीन बदल चुका किसमें? एमिनो अम्ल। वसा बदल चुके किसमें? वसीय अम्ल और ग्लूकोज में, ग्लिसरॉल में। तीसरी चीज क्या थी? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट चेंज हो गया था किसमें? ग्लूकोज में। ये जटिल अणु है और ये जो बने हैं ये सरलतम अणु है। अब ये जो तीनों चीजें हैं, अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल और ग्लूकोज, ये आंत्र की, छोटी आंत्र की जो भित्ति होती है उसके द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। आंत्र की भित्ति में अंगुली जैसे प्रवर्ध पाए जाते हैं, उभार, जिनको कहते हैं दीर्घ रोम। क्या कहते हैं? दीर्घ रोम या रसांकुर, कुछ भी कह सकते हो, दोनों एक ही बात है। दीर्घ रोम या रसांकुर जो आंत्र की भित्ति पर पाए जाते हैं वो इनको अवशोषित कर लेते हैं। दीर्घ रोम में क्या आता रहता है? रक्त आता रहता है, रक्त वाहिकाओं के द्वारा, और वो रक्त इनको लेकर के शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा देता है। यानी कि ये जो चीजें हैं, अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल, ग्लूकोज, दीर्घ रोम इनको अवशोषित कर लेते हैं। दीर्घ रोम में क्या आता रहता है? रुधिर वाहिकाओं के द्वारा, और रुधिर इनको लेकर के शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। वहां पर ये जटिल पदार्थों का निर्माण करते हैं ये पदार्थ जाकर के। इस प्रक्रिया को कहते हैं स्वांगीकरण। स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण की परिभाषा क्या हुई? पचित भोज्य रस या खाद्य रस, पचित भोज्य रस कोशिकाओं में पहुंचकर जटिल पदार्थों का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं स्वांगीकरण। इस तरह से छोटी आंत में भोजन का पाचन हुआ। एक बार दोबारा समझेंगे, कैसे लिखेंगे इसे? आमाशय से अपचित भोजन छोटी आंत या क्षुद्रांत्र में जाता है। क्षुद्रांत्र 7.5 मीटर लंबी एक कुंडलित नलिका की भांति होता है। यहां पर भोजन का पाचन सबसे ज्यादा होता है। भोजन के पाचन के लिए इसमें दो अंग सहायक होते हैं, यकृत और अग्नाशय। यकृत कहां पर स्थित होती है? हमारे उदर के दाईं ओर, आमाशय के थोड़ा सा ऊपर स्थित होती है।
इसमें पित्ताशय पाया जाता है, पित्ताशय में पितरस स्रावित होता है, और पितरस जो होता है वो वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है, अर्थात वसा का पाचन करता है। अग्नाशय से अग्नाशय रस स्रावित होता है। ये अग्नाशय कहां पर स्थित होता है? आमाशय के नीचे। अग्नाशय रस में जो एंजाइम्स होते हैं, यद्यपि एंजाइम के नाम यहाँ पर आपके क्लास में नहीं है, फिर मैं बता देता हूँ। अग्नाशय रस में वसा के पाचन के लिए तो एमिलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है, और प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। लेकिन आपको अभी एंजाइम्स के नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये बड़ी क्लासेज में आएगा। फिलहाल आपको इतना ही लिखना है कि अग्नाशय रस में उपस्थित एंजाइम्स प्रोटीन को तो किसमें तोड़ देते हैं? अमीनो अम्ल में। कार्बोहाइड्रेट किस में तोड़ देते हैं? ग्लूकोज में। और वसा का पहले पाचन हो चुका था। इनको आंत्र की भित्ति पर स्थित अंगुली के समान प्रवर्त, जिन्हें अपन रसांकुर या दीर्घरोम कहते हैं, वो अवशोषित कर लेते हैं। वहां से रक्त के द्वारा ये जो पचित भोजन रस है ये कोशिकाओं तक पहुंचता है और जटिल पदार्थों के निर्माण में सहायक होता है, जिससे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं स्वांगीकरण। अब यहां से भोजन आएगा किसमें? बड़ी आंत या बृहदांत्र। बड़ी आंत इसलिए नाम नहीं रखा गया है कि ये बड़ी है, इससे बड़ी तो सबसे बड़ी कौन सी है? छोटी आंत ही है। ये मोटाई के आधार पर रखा गया है। बड़ी आंत की मोटाई छोटी आंत से ज्यादा होती है, इसलिए इसका नाम रखा गया बड़ी आंत। लंबाई में छोटी आंत ही सबसे बड़ी होती है। छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर होती है, बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है, यानी कि 15×5 = 75। छोटी आंत बड़ी आंत की अपेक्षा लगभग 5 गुना ज्यादा होती है। तो अब आते हैं हम बड़ी आंत या बृहदांत्र में। बृहदांत्र, इसको बड़ी आंत भी कह सकते हैं। छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत में भोजन में से किसका अवशोषण हो जाता है? जल, खनिज लवण व विटामिन का अवशोषण होता है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण तो हो गया था छोटी आंत के द्वारा। तीन चीजें, जल, खनिज लवण और विटामिन का अवशोषण हो जाएगा किसमें? बड़ी आंत में। आपको मैंने बताए भी थे कि ये 6 ही पोषक तत्व होते हैं मुख्य रूप से भोजन के अंदर: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल और विटामिन। 7वां रुक्षांश से वो पोषक तत्व नहीं है, भोजन को पचाने में मदद करता है। तो जल, खनिज लवण और विटामिन, इनका अवशोषण हो जाएगा बड़ी आंत के द्वारा। अब बचेगा सिर्फ अपशिष्ट मल। यहां से भोजन जाता है किसमें? मलाशय में। अपचित भोजन है वो, यानी कि पूर्ण पाचन हो गया है। पाचन के बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ बच गया वो जाता है किसमें? मलाशय में। मलाशय में वो एकत्रित रहता है और समय समय पर वो गुदा द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। इस प्रकार से मनुष्य में भोजन का पाचन होता है। एक एक करके आपको सारे अंग जो हैं वो बता दिए, ठीक है। अब एक कुछ छोटे से एक टॉपिक है। कई बार आपने देखा होगा मल जो होता है कई बार पतला पानी के रूप में बाहर निकलता है शरीर से, जिसे हम कहते हैं दस्त लगना, डायरिया भी कहते हैं इसको। ये क्यों होता है डायरिया यानी कि दस्त? इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण संक्रमण, यानी कि पेट के अंदर कोई इंफेक्शन हो सकता है। दूसरा, खाद्य विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इनके कारण जो मल होता है वो लिक्विड में बदलकर, यानी कि तरल में बदलकर पानी के रूप में बाहर निकलता है, जिसको कहते हैं दस्त। बच्चों में ये बीमारी विशेष रूप से ज्यादा होती है, लेकिन यदि आप समय रहते संभलेंगे नहीं, इस बीमारी को दूर नहीं करेंगे,
तो इससे क्या होता है, शरीर के अंदर खनिज लवण और जल की कमी आ जाती है, जिससे विशेष रूप से बच्चों की मृत्यु हो जाती है। आज भी हमारे देश में बहुत सारे बच्चे इस बीमारी के कारण मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करें, डॉक्टर को दिखाएं, वो तो जरूरी है। डॉक्टर को दिखाने से पहले एक जीवन रक्षक घोल आता है जिसको कहते हैं ORS। क्या कहते हैं? ORS। इंग्लिश की फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट या जीवन रक्षक घोल, इसको समय समय पर हमें पिलाना चाहिए। किसको? बच्चे को। पाउच भी आता है और घर में भी हम इसको बना सकते हैं। पानी उबाला, उबालने के बाद उसको ठंडा किया, ठंडा करके उसमें 1 चुटकी नमक और बाकी चीनी मिला दें, तो ये जीवन रक्षक घोल तैयार हो जाता है। इसको हमें बच्चों को बार बार पिलाना चाहिए, डॉक्टर के पहुंचे उससे पहले। ठीक है, तो ये पाचन तंत्र आपका समाप्त हुआ। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी अपन आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज जो पढ़ाया गया उसको ध्यान से आप समझेंगे, किताब में से रीड करेंगे, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।